इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी कि कौन से स्टूडेंट को दोबारा नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए और कौन से स्टूडेंट को नीट की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, क्लियरली नहीं करनी चाहिए। देखो, अपना साल ख़राब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो तो। और दूसरी बात, सेकंड आपको जवाब मिलेगा कि वो स्टूडेंट जिन्होंने नीट क्वालिफाई नहीं किया है, राइट, तो हर एक स्टूडेंट इस टाइम खुद से पूछो कि क्या वजह रही होगी कि मेरा नीट नहीं हो पाया, मैंने क्या गलती करी होगी। इस वीडियो के अंदर हम उस टॉपिक के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे कि किन किन वजहों से आपका नीट क्वालिफाई नहीं हो पाया होगा। आप लोग उसमें से अपना ऑप्शन चूज़ कर लेना और मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना। इसके अलावा सिर्फ प्रॉब्लम पे बात नहीं करेंगे, हम सॉल्यूशन भी देखेंगे कि अगर आप इस सिचुएशन में थे तो आपको क्या सॉल्यूशन करना चाहिए, या फिर अब जब आप दोबारा नीट की तैयारी कर रहे हो और फिर दोबारा इस सिचुएशन में फंसोगे तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, इस सिचुएशन के अंदर जब आपका नीट क्वालिफाई नहीं होने वाले है, ऐसी कुछ कंडीशन बनी हुई है, तो वो स्टूडेंट जो इस बार दोबारा नीट की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो अभी भी स्टिल डरे हुए हैं और कंफ्यूज हैं कि हम नीट की तैयारी करें या ना करें, या फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने नीट को छोड़ के दूसरे करियर ऑप्शन ढूंढने स्टार्ट कर दिए हैं, तीनों ही कैटेगरी में कोई भी फेल नहीं है। नीट जस्ट एक एग्ज़ाम था और आप सिर्फ एक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हो। लाइफ में और भी करियर ऑप्शन मिलेंगे, आप उनको चूज़ कर सकते हो और बेटर लाइफ बना सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं स्टूडेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ। पहली कैटेगरी वो जो इस बार सोच रहे हैं कि हम नीट की तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है, उन्होंने छोड़ दिया, उनका हो गया बस। और दूसरी कैटेगरी वो जो इस बार भी नीट की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर वो बच्चे जो नीट से थोड़ा डरे हुए हैं, दोबारा तैयारी नहीं करना चाहते। देखो बच्चों, जिन्होंने ये सोच लिया है कि बस अब मेरा हो गया है, मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया हूँ और मैं सारी एक्सपेक्टेशन या फिर अपनी सारी एनर्जी लगा के देख चुका, छोड़ दो, नीट आपके लिए नहीं है। नीट अब सेकंड ऑप्शन ढूंढिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर आगे आने वाली वीडियो के ऊपर डेफिनेटली बात करेंगे कि आपके पास कौन से सेकंड करियर ऑप्शन है। अब बात आती है उन कैटेगरी की जो थोड़े डरे हुए हैं या फिर जिन्होंने सोच लिया है कि हम नीट की तैयारी करेंगे। देखो बच्चों, डरे हुए इस टाइम कौन से होंगे? वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एफर्ट डाले हैं, बिल्कुल एफर्ट डाले हैं, लेकिन रिजल्ट वो नहीं आया जितने उन्होंने एफर्ट डाले। आपको दोबारा तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अभी आप थोड़े डरे हुए, एक काम करो, एक ब्रेक लो, उस ब्रेक के बाद में डिसाइड करो, ठीक है। या फिर वो बच्चे जिनके स्कोर तो अच्छे नहीं है लेकिन अभी भी उनके अंदर से कहीं से आवाज़ आ रही है कि तू कर लेगा, तू कर तो सही, उनको दोबारा नीट की तैयारी करनी चाहिए। बेसिकली जिन बच्चों ने अभी तक होप नहीं खोई है, या फिर जिनकी रेंज जो है वो नियरली सिलेक्शन के आसपास है और फिर उन्होंने यहाँ पर नीट क्वालिफाई नहीं किया, उसको दोबारा तैयारी करनी चाहिए। एक ब्रेक लो, खुद को दोबारा खड़ा करो और लग जाओ तैयारी के अंदर। सोचना ही नहीं है, लग जाओ तैयारी के अंदर, ठीक है बच्चों। इस टाइम जब आप दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खुद के इस 2026 की जर्नी को ऑब्जर्व करना कि बेसिकली आपने क्या मिस्टेक की है, उसको ट्रैक करना और इस साल उसको सॉल्व करना और एक अच्छी डायरेक्शन में काम करना। सो यहाँ पर हम इसी चीज़ को ट्रैक करेंगे कि आपका किस वजह से नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, उसमें से आप चूज़ कर लेना। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, पहली वजह रही होगी कि आपने अपनी कंसिस्टेंसी खो दी। कैसे खोई होगी? फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने के अंदर आपने अपने कोचिंग के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपकी बहुत अच्छी रैंक आ रही थी, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, ठीक है, और आपको लगने लगा रही है तो बहुत ईजी है, मैं बहुत आराम से कर लूँगा, और आपने अपनी तैयारी को लूज़ कर दिया। और यहाँ पर जब आपके स्कोर गिरे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्कुल डाउन आ गया, ठीक है। उसको आप मेंटेन नहीं कर पाए, उसको इम्प्रूव नहीं कर पाए और आपने अपना रिजल्ट खो दिया। सेकंड कंसिस्टेंसी खोने का रीज़न क्या रहा होगा? आपने अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाए होंगे, मैं तो 15 घंटे पढ़ूंगा, मैं तो 16 घंटे पढ़ूंगा, और बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो गए और आपको ये लगने लग गया, रही है तो बहुत टफ है, ये तो मुझसे हो ही नहीं रहे, बच्चे तो इतना इतना पढ़ ले रहे हैं, मैं तो ये कर ही नहीं पा रहा, और डेली रिवीजन नहीं कर पाए। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? सिंपल एज दैट, जैसी प्रॉब्लम आपने क्रिएट करी थी उसका सॉल्यूशन वैसा ही है। अब आपको स्टार्टिंग जर्नी से एंड जर्नी तक प्रॉपर ध्यान देना है खुद के मटेरियल पर। टॉपर से बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना है, अपना मटेरियल बिल्कुल परफेक्ट उठाना है और एंड तक अपने स्कोर को मेंटेन करने की कोशिश करो। स्कोर कम भी आते हैं, स्टिल आपको ध्यान देना है कि आपका प्रॉपर एनसीईआरटी रिवीजन और पीवाईक्यूज होनी चाहिए। अनरियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं बनाते हैं बच्चों, सबकी एक अलग अलग कैपेसिटी होती है, हर एक स्टूडेंट अलग अलग कैपेसिटी पे परफॉर्म करता है, तो किसी को खुद के साथ कंपेयर नहीं करना है, बहुत लो फील करवाता है। दैट्स वाई अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है और उस अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। सेकेंड प्रॉब्लम आप लोगों के साथ क्या रही होगी कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टॉपिक पढ़ा, कोई चैप्टर पढ़ा और 1 महीने बाद वो चैप्टर दिमाग से गायब। जब आप उसके क्वेश्चन करने बैठते हो, अल्ले वो तो ब्लैंक हो गया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये कभी हमने पढ़ा भी था क्या, लग ही नहीं रहा, ठीक है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ये पता है कौन से चैप्टर से आया, बट सब कुछ ब्लैंक हो गया। क्यों? क्योंकि रिवीजन में कमी थी।
सबसे ज़्यादा ये चीज़ ध्यान रखना, प्रिपरेशन में स्टार्टिंग से एंड तक आपका रिवीजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये जो रिवीजन है ना, यही आपके एग्ज़ाम को स्ट्रेंथ देगा। इसीलिए स्टार्टिंग से ही अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखनी है। PYQ जो कि टफ़ हो उसको अपने नोट्स में ऐड करना है, उनको रिवीजन लिस्ट में डालना है और NCERT को बार बार रिवाइज़ करना है, जितनी बार आप कर सकते हो। ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ क्या रही होगी कि मैम हमने बहुत पढ़ा लेकिन क्वेश्चन ही घूम फिर के आ गया। जैसे इस एग्ज़ाम के अंदर हुआ, बच्चों ने नॉर्मल केमिस्ट्री पढ़ी है लेकिन इस बार रिएक्शंस के क्वेश्चन घूम के आए हैं। ठीक है, था पूरा NCERT लेकिन मल्टी स्टेप क्वेश्चंस आ गए। इसका सॉल्यूशन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब कोई टॉपिक को पढ़ो तो उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, उसको अच्छे से समझो और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करो। अब आपको पता तो चल ही गया कि नीट में क्वेश्चन जो है वो मल्टी स्टेप भी आते हैं, तो मल्टी स्टेप टाइप ऑफ क्वेश्चन करो, या फिर वो क्वेश्चन जो आपकी नीट में आए हैं और आपसे नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, उस पे बेस्ड अलग अलग टाइप के आप क्वेश्चन लगाओ तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। फोर्थ प्रॉब्लम आपके साथ क्या रही होगी कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, बिना एनालिसिस के पढ़ रहे हो, क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा, बस मैं पढ़ रहा हूँ, बस मैं तो पढ़ रहा हूँ, बस लगा हुआ हूँ मैं पढ़ने के लिए। नहीं, एनालिसिस हर एक स्टेप में ज़रूरी है, हर एक एग्ज़ाम में एनालिसिस ज़रूरी है। जब आप कोई एग्ज़ाम दोगे और उसको एनालाइज करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है, एक्चुअली आपके साथ प्रॉब्लम कहाँ पे किसी टॉपिक को पढ़ने में, देन आप उसको सॉल्व कर पाओगे। एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि आप घंटों तक एनालिसिस कर रहे हो, नहीं। एनालिसिस करना आप अपने एग्जाम टाइम से ही करो। जो आप पेपर में बैठे हो ना कोई पेपर को सॉल्व करने, उसी टाइम से एनालाइज करना स्टार्ट करो। उसको कैटेगराइज कर दो कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन था, ये मैंने टिक कर दिया फिर भी गलत हो गया। ठीक है, जब आप आंसर की चेक करोगे आपको पता चल जाएगा। तो जितनी जल्दी आप अपने क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर पाओगे उतनी ही जल्दी आपको कॉमन मिस्टेक्स पता चलेगी और आप उसमें इंप्रूव कर पाओगे। इसीलिए रिपीटेड एरर जो है वो आपको एनालाइज करना है और उनको सॉल्व करना है। डेफिनेटली ये चीज़ काम करेगी। फिफ्थ प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ क्या रही होगी कि मैम एग्ज़ाम के टाइम पे हमें इतना प्रेशर हो गया कि समझ ही नहीं आया, हम तो पैनिक हो गए। ठीक है, हम तो टाइम ही नहीं बचा पाए। जब आप बार बार मॉक टेस्ट देते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तब आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन लेंदी आता हो तो उसको छोड़ दो, पीछे मत पढ़ो, छोड़ दो उस क्वेश्चन को। सिक्स प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ होती है कि मैम मैं ना पढ़ता हूँ, फिर मैं मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। जिन बच्चों को देख लेता हूँ मैं जल जाता हूँ उससे, है ना, जलन के मारे ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं तो नहीं कर पा रहा। इस जेलिसी की वजह से मैं क्या करता हूँ, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता हूँ, या फिर मैं अपने स्कोर्स ख़राब कर लेता हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल उठा लेता हूँ। सो बच्चों, थोड़ा खुद का ध्यान रखो, ऐसे मत सोचो। जब आप अपने एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट करोगे तो फोकस अपने इम्प्रूवमेंट पे करो। ठीक है, अपनी कमियों पे करो, उसको सुधारो, फिर जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसको उस पर फोकस करो, उसको अप्रिसिएट करो। ठीक है, टॉपर को अप्रिसिएट मत करो, टॉपर के स्कोर आपके काम नहीं आएंगे, आपकी इम्प्रूवमेंट आपके काम आएगी। तो इसीलिए खुद को भी ऊपर रखो, बिकॉज आपने इम्प्रूवमेंट किया है तो ये जो जेलिसी है वो कम हो जाएगी। जब आपको ये लगे ना कि अब आप मेंटली एग्जॉस्ट हो गए हो, डेफिनेटली अपने लिए एक ब्रेक प्लान करो। ठीक है, यहाँ पे मनाही नहीं है कि आप ब्रेक नहीं ले सकते, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी को तोड़ के ब्रेक लेना ये सही नहीं है। पर एक प्लानिंग के साथ आप अपने लिए ब्रेक लो और उसके अंदर खुद को एक अच्छा टाइम दो, अगेन मोटिवेट हो और फिर अपनी तैयारी में लग जाओ। ठीक है, एक साल की जर्नी बच्चों बहुत लंबी होती है, बहुत मुश्किल होता है उसको काटना, वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप खुद के साथ पूरे साल रहोगे, टीचर से जुड़े हुए रहोगे, किसी काउंसलर से जुड़े हुए रहोगे जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, सो डेफिनेटली ये जो एक साल है आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट को टीचर के कांटेक्ट में रहना चाहिए, अच्छे टीचर्स के साथ में जिनकी आपकी बॉन्डिंग हो उनके कांटेक्ट में रहो। ठीक है, उन लोगों से बिल्कुल दूर रहो जो आपसे बिल्कुल नेगेटिव बातें करते हैं या फिर आपको इनसिक्योर फील करवाते हैं। इसके ऊपर दोबारा सोचो, एक ब्रेक के बाद सोचो, पर एक अच्छा डिसीजन खुद के लिए लो, क्योंकि जितना अच्छा डिसीजन आप अपने लिए ले सकते हो ना, कोई भी नहीं ले सकता। रही पेरेंट्स की प्रॉब्लम, आई नो आप अपने पेरेंट्स को बहुत आराम से मना लोगे, पेरेंट्स से ज़्यादा आपसे प्यार कोई नहीं करता है, आप अपने पेरेंट्स को बहुत आराम से मना लोगे। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको थोड़ा टाइम दो, लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि मुझे दोबारा नीट करना है तो बिना कुछ किए हुए, जिसको मानना है मान जाएगा, नहीं मानना होगा नहीं मानेंगे, दोबारा अपनी तैयारी में लग जाओ। तो एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए खुद से तैयारी करो, क्योंकि ऑलरेडी आपको चीज़ें आती है। तो जब आपके पेरेंट्स आपको ऐसे पढ़ते हुए देखेंगे तो डेफिनेटली वो आपको दोबारा नीट की प्रिपरेशन करवाने के लिए रेडी हो जाएंगे। और अगर तुम किसी MBBS के स्टूडेंट से मिले हो या फिर कुछ MBBS के स्टूडेंट्स की जर्नी नोटिस करोगे या जो डॉक्टर बने हैं, तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पर ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 5 टाइम भी ड्रॉप लिया है, बट स्टिल आज वो डॉक्टर है। तो कंसिस्टेंट रहना, खुद पर ट्रस्ट करना, उनसे सीखो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा
ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, कोई पर्सनल क्वेश्चन हो, या फिर आपको कोई सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर डेफिनेटली बात करेंगे। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।